Hi everyone, welcome to this podcast और you can say a conversation। आज हमारे साथ है मोहित सिंघल भाई जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गुड़गांव शहर में सीएस की दुनिया में काफ़ी चर्चित फेस है। ऑलमोस्ट सभी इनको जानते हैं। ये गुड़गांव ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं 22-23 में और जीएसटी लिटिगेशंस में एंड ऑटोमेशंस में एक्सपर्ट तो हैं ही। इनके पास 15 साल का अनुभव है। सो आइए इनसे जानते हैं कि हमारे आज की डेट में बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हमारे अपडेट्स आ रहे हैं। इवन दो जीएसटीज़ में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आते हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो आज इनसे डिस्कस करते हैं दैट हाउ अ बिजनेसमैन शुड गो अहेड लुक फॉरवर्ड फॉर देयर फ्यूचर। डेफिनेटली काफ़ी टाइम से लंबा हमारा पेंडिंग था ये पॉडकास्ट और इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। आज हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ बिजनेसेस के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा योगदान दे पाएँ। जितना भी हमारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हम आज डेफिनेटली कोशिश करेंगे। सो मोहित भाई, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब मुझे ना बात घुमानी नहीं आती। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं भी फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, आप भी फाइनेंस प्रोफेशनल हो। मैं जब भी किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, किसी भी चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बात हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर किसी एमएसएमई में बोलता हूँ कि एक ढंग का रिसोर्स फाइनेंस में रखो, तो उनको वो बजटिंग दिखती है, रिसोर्स महंगा दिखता है। वहीं सेल्स का बंदा रखना हो, वो लाख रुपए का भी बंदा अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ 50,000 का बंदा फाइनेंस में अफोर्ड नहीं कर पाते। और इवन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉस्ट सेंटर की तरह देखा जाता है। क्या आपका भी यही व्यू पॉइंट है? प्रवीण भाई, आपने स्टार्टिंग पूरे हॉट टॉपिक के साथ एक इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है, लेकिन जैसा आपने कहा कि फाइनेंस को एक कॉस्ट सेंटर के तौर पे देखा जाता है, इसके लिए मैं बात करूँगा बिजनेस ओनर की मेंटलिटी के बारे में कि वो किस मेंटलिटी के साथ उस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर मैं जनरली बात करूँ, जैसे आपने एग्जांपल लिया कि कोई बंदा अगर मार्केटिंग में है, सेल्स में है, उसको वो 1 लाख रुपये भी 2 लाख रुपये भी देने के लिए तैयार हैं। दे आर गोइंग टू थिंक लाइक दैट कि वो उनके लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूँ, दे आर समहाउ, इंडियन मेंटलिटी के बारे में बात करूँ, दे आर समहाउ लैकिंग दिस पॉइंट। वो इस चीज़ को नहीं सोचते, वो खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर चलते हैं कि वो उनके लिए कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि वो डायरेक्ट बिजनेस नहीं लेके आ रहा, डायरेक्ट बिजनेस नहीं लेके आ रहा। और सेकंड थिंग, वो तो मेरा कंप्लायंस पूरा कर रहा है, मैं इसको ऐसा बोलूँगा, क्योंकि कंप्लायंस इज द बर्डन फॉर देम, और वो बर्डन है इसलिए मेरे को कंप्लायंस करना है। फॉर दैट पर्पज आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, प्रोफेशनल्स की, मैं एडवोकेट्स की हेल्प ले रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग वगैरह कर रहा हूँ, रादर ट्रीटिंग इट एज ए कॉस्ट सेंटर। आप भी देखते हैं इस चीज़ को कि फाइनेंस से कितना, इट्स जस्ट लाइक ए बैकबोन ऑफ द एनी बिजनेसेस। और फाइनेंस में अगर हम ध्यान देके चलेंगे, एक बिजनेस ओनर जो भी फाइनेंस में ध्यान देके चलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली, मतलब मेरी जितनी भी डिस्कशन होती है ओनर्स के साथ और के साथ, उसमें मैं स्पेसिफिकली इस बात को कोट करता हूँ कि दिस इज जस्ट लाइक ए वन ऑफ द मेजर पिलर फॉर योर इंडस्ट्री। तो यू हैव टू स्पेसिफिकली, मतलब ओनर को बाकी सारे सेल्स में और में हर जगह ध्यान देना है, लेकिन फाइनेंस में भी मेरी स्पेसिफिकली ये इंक्लूजन रहती है कि ओनर को एटलीस्ट ही शुड हैव आइडिया अबाउट कि व्हाट आर द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ देयर बिजनेस। स्पेसिफिकली उसको हर चीज़ के बारे में सोच के चलना चाहिए, अच्छे कंसल्टेंट रखने चाहिए, तो दैट इज नेसेसरी। बिल्कुल मोहित भाई, मेरा भी ना यही मानना है। और मैं कई लोगों से मिला भी हूँ जो इस फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता है, क्योंकि फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। पैसा कैसे आएगा, पैसे को मैनेज कैसे होगा, आपके पास आइडल फंड्स है उसको कैसे यूज़ होगा, ठीक है, आपको बजटिंग करने में, आपको फोरकास्ट करने में। इवन दो मैं एक डायमंड व्यापारी को जानता हूँ जो कि बहुत एक अच्छे लेवल पे बिजनेस करते हैं, और उनका ये मानना है कि जब भी वो कोई भी बड़ी डील के लिए जाते हैं, वो आप खुद जाएं चाहे वो अपने कोई सीनियर पर्सन को भेजते हैं, वो उस बंदे के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़रूर भेजते हैं। और उनका ये मानना है कि सेल्स तो वो कर ही लेगा, जो उनका मार्केटिंग का, या वो खुद जा रहे हैं या उनके कोई भी टीम में बंदा जा रहा है, लेकिन वो जो डील हो रही है वो प्रॉफिटेबल हो रही है या नहीं, उसमें कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट है, उसकी कैलकुलेशन के लिए वो सामने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसको ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ही इज़ द पर्सन ऑफ द फिगर्स, मतलब ही कैन अंडरस्टैंड द फिगर, ही कैन एक्सप्लेन द फिगर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप भी प्रवीण भाई खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप भी देखते हो, रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट आया है आमिर खान का
और उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। और इवन उन्होंने बोला है कि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए सौतेली माँ उन्होंने उस पॉडकास्ट में बोला है। तो आप देखिए कि इतने बड़े लेवल पे भी मतलब दे आर इन्वॉल्विंग हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एवरी डिसीजन, मतलब उन्होंने ऑन कैमरा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। आप इवन तो मोहित भाई ये चीज़ तो मैं भी आजकल वैसे देख रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी हो रही है। लोग अपनी ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले हमें फ़ोन करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि यार आई एम प्लानिंग दिस एंड व्हाट आर द कंप्लायंसेस आई हैव टू डू, मुझे उसमें क्या करना है और कैसे मैं इस कंप्लायंस की सरदर्दी से बच सकता हूँ और अपना पीस ऑफ माइंड रख सकता हूँ और ग्रो कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपने इस केस में आप ये भी देखते होंगे, जब भी क्लाइंट आपसे कंसल्टेंट करता है, डिस्कस करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के तौर पे जैसे हम इसको ले सकते हैं कि प्रिवेंटिव वो टेक केयर करके चलता है अपनी चीज़ों को, और जितना भी वो प्रिवेंटिव चलता है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इन पॉजिटिव वे, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं, मोर कंप्लायंट तौर पे काम करता है और चांसेस ऑफ एरर आर वेरी लेस इन दिस टाइप ऑफ। आपने वो बात कर दी है कि हार्ट अटैक तो आ सकता है लेकिन हम प्रिवेंशन तो ले ही सकते हैं। डेफिनेटली हम सब लेते हैं इस चीज़ के लिए, हम सब उस चीज़ में हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल मोहित भाई। सो मोहित भाई जैसे ही हम अपने घरों में बच्चों को देखते हैं या हम आप एपिसोड्स भी आते हैं, चाहे शार्क टैंक इंडिया हो या यूएस का हो, तो हर कोई स्टार्टअप्स की बात कर रहा होता है। तो स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किसको हम स्टार्टअप्स बोलेंगे, लीगल टर्म्स में क्या होता है और सरकार हमें क्या बेनिफिट देती है, प्लस हम जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं सिर्फ कहने से और उसके लिए फंडिंग कैसे आएगी, इस पे थोड़ा सा इनलाइटन करें हमें। वरुण भाई आप देखोगे स्टार्टअप का आजकल एक पूरा दौर चल रहा है, मैं ऐसा कहूँगा। पहले 2016-15 में काफ़ी लिमिटेड स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज के दिन जो हमारा मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट की DPIIT जो स्टार्टअप्स को रजिस्टर करती है, मोर देन 1.56 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं वहाँ पे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि हर बंदा एक आइडिया लेके चल रहा है, एक मतलब दे आर एवरीवन इज इन देयर माइंड कि हाँ मेरा आइडिया एक बड़ा स्टार्टअप बन सकता है, और उसको डायरेक्टली लिंक कर देते हैं फंडिंग के साथ, क्योंकि आजकल जो भी शार्क टैंक में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर चीज़ को अपने आइडिया को डायरेक्टली फंडिंग के साथ लिंक कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ जानने की ज़रूरत है कि हम किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा आइडिया है वो ओरिएंटेड होना चाहिए थ्रू सोल्विंग सम प्रॉब्लम, कि हम किसी पेन पॉइंट, अगर किसी का भी कोई पेन पॉइंट हम सोल्व कर पाते हैं, फिर हम कितना कंसिस्टेंटली अपनी उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में लगते हैं। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। सबसे पहले आज के दिन कोई भी आप यंग जनरेशन को देखेंगे, सबके माइंड में एक चीज़ चलती है कि हमारा एक आइडिया आया है और उस आइडिया के थ्रू हम XYZ नंबर की हम एक फंडिंग ले लेंगे। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मतलब वो मैं स्टार्टअप नहीं बोलूँगा। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप जो स्टार्टअप लेके आ रहे हो वो किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है और एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। आपने अभी महाकुंभ के टाइम देखा होगा कि मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे स्टार्टअप शुरू किए हैं कि डिजिटल स्नान का स्टार्टअप आया था और आया था, तो आपने देखा होगा कि मतलब, और मैं ऐसा बोलूँगा कि लोगों ने उससे पैसे भी कमाए हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाए। आप अपने स्टार्टअप को ऑडियंस के तरीके से भी रूट कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटी। मैं इसको बोलूँगा कि स्टार्टअप विद द अपॉर्चुनिटी, की मतलब जैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। मतलब लोगों ने डिजिटल स्नान करवाए हैं, गंगा जल को डिलीवर किया, एक्सपोर्ट किया गंगा जल को। ये काफ़ी क्या बोलते हैं फनी भी है, और बट लोग पैसा भी बना रहे हैं। अब लोग जैसे आप बोल रहे हो डिजिटल स्नान, मैंने भी वो रील देखी है, वो बंदा फोटो को लेता है, गंगा जी में डुबकी लगाता है और ये उसका चार्ज फॉर दैट, उसके लिए पैसे चार्ज किए, उन्होंने पैसे चार्ज किए, गंगा जल को होम डिलीवरी की है, एक्सपोर्ट किया है। तो मैं इनको बोलूँगा वही, दिस इज द इंडियन माइंड। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतनी टेक्नोलॉजी है, हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं, और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए। मतलब अपॉर्चुनिटी के साथ वो अपना एक स्टार्टअप आइडिया लेके आते हैं, लेकिन दैट इज फॉर द लिमिटेड टाइम। हमें यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी है मोहित भाई, जैसे आप बहुत ऑब्जर्व करोगे, जब बारिश का सीजन होगा ना, मेट्रो के गेट के बाहर छतरी बेचने वाले बहुत मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बट कैन दिस बी अ स्टार्टअप? नहीं, देखिए जैसा आपने डिस्कस किया कि स्टार्टअप आप उस चीज़ को बोलेंगे विच यू कैन टेक एट ए लॉन्ग। मतलब आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम को आप पिक कर रहे हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हैं थ्रू योर टेक्नोलॉजी, थ्रू योर आइडिया। तो और उसको आप कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, कितना लंबा उसको ले जा सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बिकम ए स्टार्टअप। मतलब हमारा जनरली एक माइंड में चलता है कि यार मैं एक आइडिया लेके आया हूँ और दिस इज यूनिक। आप जस्ट एक बार ट्राई कीजिए, जो भी आइडिया आप सोच रहे हैं दैट इज माइट बी ऑलरेडी देयर। ऐसा कुछ आइडिया है या नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने
पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप महाकुंभ में कभी अपने बिल्कुल बिल्कुल, सुना उन्होंने होगा, काफ़ी अच्छा लताड़ा है। उन्होंने काफी अच्छा बोला है। मतलब मैं कहूँगा उन्होंने स्पेसिफिकली एक्चुअली मोटिवेशन था उनका जो बोलना था, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका जो बोलना था कि हम चीप लेबर्स कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर डिलीवरिंग बिल्कुल। फूड्स सो दैट अ पर्सन कैन हैव चिप्स कॉफ़ी फूड वाइल सिटिंग ऑन अ देयर काउच। सो वो का बल्कि पीयूष गोयल जी मेरे को ज़्यादा सहज लगे, काफ़ी मोटिवेशन था इसमें। मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है BYD कार्स का, बिल्कुल ठीक आप कहा देख आपने। रहे होगे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। BYD के एक ब्लेड टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने इन्वेंट करी, एंड वंस दे इन्वेंटेड दैट, उसके बाद उन्होंने कार में अपनी मास्टरी करी, रिवर्स इंजीनियरिंग करी, एंड नाउ दे आर वन ऑफ द इन्वेंटर काइंड ऑफ पर्सन। और आज BYD की सेल्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे टॉप पे है, इवन मोर देन टेस्ला दे आर सेलिंग देयर कार्स। डेफिनेटली वही, मतलब पीयूष गोयल जी ने भी यही वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की कि हम अपनी इंडियन स्टार्टअप्स को इस तरीके से ना देखें कि वी आर जस्ट गोइंग टू एम्प्लॉय एन एजुकेटेड पीपल टू टेक द जॉब, टू डिलीवर द फूड्स, टू डिलीवर द एक्स्ट्रा स्टफ। मतलब हमें ऐसी इनोवेटिव आइडियाज लेके आना चाहिए, दैट कुड बी ऑन द आईवी, दैट कुड बी ऑन मैनी अदर थिंग्स। आप देख रहे हैं मतलब कि आने वाले टाइम में डाटा का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस मतलब होने वाली है, एआई आ रहा है, कितना ज़माना चेंज हो रहा है। तो मतलब हमें खुद ही इस बात को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और पीयूष गोयल जी ने भी यही बोला कि फूड से रिलेटेड, डोर स्टेप डिलीवरी से रिलेटेड ऐसी स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस ज़्यादा ना करके हम कुछ ऑर्गेनिक और कुछ ऐसा चीज़ निकाल के लेके आएँ कि जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया ने देश को क्या दिया है, यूपीआई, पूरी दुनिया को इंडिया ने यूपीआई दिया है। राइट। तो आने वाले टाइम में मैं मतलब अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे मेरी एक क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या मैं सोचता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं कहूँगा कि इंडिया को ऐसे अपने 2 4 5 ऐसे स्टार्टअप आने चाहिए आने वाले टाइम में, जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड ऐसे शो कर सके कि या दिस इज़ द इंडियन स्टार्टअप एंड दिस इज़ द यूनिकॉर्न। जैसे अभी हमने बहुत ही कम खर्चे में मार्स पे अपना बिल्कुल स्पेसशिप भेज दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो मोहित भाई, एक चीज़ और बताओ, जैसे अब आपके प्रोफेशन के आप सीए हो और आपकी एक्सपर्टीज़ है जीएसटी लिटिगेशंस में, कि आज की डेट में जो हमारा व्यापारी है वो भी एक तरफ से परेशान भी दिखता है, डरा भी दिखता है कि यार जीएसटी कंप्लायंसेस कैसे होंगे। और इवन दो मैंने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में भी ये बहुत महसूस किया है कि दे आर मतलब बहुत परेशान है वो कंप्लायंसेस की, कि कैसा चल रहा है, कैसे वो उससे कोप अप कर सकते हैं और आगे क्या अपडेट्स होने वाले हैं, जिससे कि उन्हें प्रिपेयर होना है सो दैट दे कैन बी कंप्लायंट एंड वो अपना हैजल भी दूर रखें और दे कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। परवीन भाई 8 साल हो गए जीएसटी को पूरा हुए, काफ़ी अच्छा एक्ट ये आया है। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी टैक्सेस को, काफ़ी कंप्लायंसेस को ख़त्म करके सरकार ने एक सिंगल टैक्सेशन लेके आए थे। बट समहाउ आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप फील करते होगे कि जिस इंटेंशन के साथ इसको लेके आए थे कि ये सिंगल नेशनल वाइड सिंगल वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट रहेगा, तो समहाउ वो डिफीट होता हम काफ़ी टाइम देखते हैं। होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, टैक्सेशन का मैटर आता है वहाँ पे। बाकी और भी कई इंडस्ट्रियों के बारे में अलग अलग बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वहाँ इनपुट का इशू आता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मतलब जिस अप्रोच के साथ इसको सोच के लेके आए थे वो अप्रोच हमारी फुलफिल होती हुई हमें संभव नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी मैं बात करूं कि ओवरऑल अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये काफ़ी एक अच्छा लेवल अभी हम आ चुके हैं। 8 साल का ये बड़ा बच्चा हो चुका है मैं ये कहूँगा, और काफ़ी चीज़ें रिवॉल्व हो रही है इसमें, काफ़ी चीज़ें चेंजेज हो रही हैं, काफ़ी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। डे इन डे आउट अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बात करूँ तो मतलब दे आर ऑन देयर टोज। वो मतलब 24 घंटे अपडेट्स के ऊपर, सर्कुलर्स के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं अपना नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि कैसे वो चेंजेस जो आ रहे हैं। मतलब 1000 से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एडवाइजरी वगैरह आ चुकी है। बिल्कुल। तो आप सोचिए एक 8 साल के छोटे से टाइम में इतनी ज़्यादा एडवाइजरी, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मतलब आप खुद देखते हो कि मोदी जी ने, सबने इस चीज़ को, सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, सबने इस चीज़ को अप्रेज किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में। आपने देखा होगा। अभी मोहित भाई क्या इसमें हम जैसे अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली इसी मंथ में देखा कि B2C के जो कस्टमर्स हैं उसमें भी हमें HSN वाइज समरी देनी है, ठीक है। तो और ई-कॉमर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हुआ है, तो ये लोग कैसे करें और क्या चल रहा है अभी? प्रवीण भाई बहुत सारे चेंजेस, जैसे हमने अभी बात की, सरकार काफ़ी चेंजेस ला रही है टू मेक पीपल मोर टैक्स कंप्लायंट।
फेक ट्रांजेक्शन जितनी भी थी उनको अवॉइड किया जा सके। ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ई कॉमर्स वाला में काफ़ी लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड परेशानी हुई, क्योंकि उनको आदत नहीं है HSN वाइज डिटेल्स बनाने की। एग्जैक्टली और वो डिटेल्स एकदम वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं नेटशेल में कहूँ तो दिस इज़ ए गुड स्टेप, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देगा। सरकार को काफ़ी डाटा प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू दे कैन एनालिसिस द थिंग्स की किस किस ट्रांजेक्शन की, क्योंकि B2C एक ऐसी सेक्टर था जो कि B2B को आप ट्रैक कर सकते हो इजीली। B2C को हम क्रैक नहीं कर सकते, जल्दी से आप ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन कैसे मूव हो रही, कहाँ पे कैसे कैसे हो रही, तो गवर्नमेंट उसके थ्रू आपको इजीली ट्रैक कर पाएगी। वीजे में बात करूँ आज इस बार जो अभी आप आगे आने वाले महीनों में देखोगे कि GSTR 3B को वो लॉक कर रहे हैं, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की लाइबिलिटी आपकी लॉक हो जाएगी, मतलब आप डाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं बिजनेसेस को भी, मेरे CA प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर्स को भी, सबको मैं यही सजेशन करना चाहूँगा कि आप अपनी रिकन्सिलेशंस वगैरह जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमें जनरली आदत है कि हमें नवंबर तक, ये आपने बहुत अच्छा कहा, नवंबर तक हमें एक रिकन्सिलेशन करना होता है। परवीन भाई, हमें आदत है कि हम नवंबर तक या तो GST के एनुअल रिटर्न में रिकन्सिलेशन करेंगे या नवंबर तक करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिकली मतलब सरकार जुलाई से आउटवर्ड लाइबिलिटी के टैब को ब्लॉक कर देगी, तो लास्ट ईयर की जो भी रिकन्सिलेशंस है, ये है वो मैं आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड नहीं कर पाऊंगा। मीनिंग देयर भाई, मतलब मेरे लिए चैलेंज आएगा, तो मेरे को जल्दी से इसको समझना है कि कैसे मेरे को चेंजेस को लेके आना है। तो और इस तरह से काफी चेंजेस आ गए। ये बात भाई ने बहुत अच्छी कही है कि हमें ये सरकार हमें टाइम से काम करने के लिए पुश कर रही है। बिल्कुल, नहीं तो आप देखोगे हम हमेशा लास्ट टाइम पे जागते हैं, मतलब हमारा क्लाइंट भी लास्ट टाइम पे जागता है, और जब तक उसका बिल्कुल लास्ट नहीं होता तब तक डेटा देता ही नहीं है। एक्चुअली हैबिट हमारी ये हुई है, मतलब ये सरकार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि डंडे मार के हमें सही टाइम पे और टाइम की कदर करनी सिखा रही है। प्रवीण भाई बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं साथ में यही कहूँगा कि क्लाइंट को भी इस चीज़ में समझना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आर देयर टू हेल्प यू, they are able to cope up with you, but you have to respect their time also। आप एक लास्ट डेट पे ले जाके आप किसी चीज़ को अगर कंप्लीट करते हैं तो देयर आर द चांसेस ऑफ एरर ऑल्सो, कि जल्दबाजी में अगर हम काम करेंगे तो एरर ज़्यादा होंगी, इश्यूज आएंगे। GST की अगर हम बात करूँ रिटर्न्स के बारे में, एक और रिटर्न अपडेट के बारे में आपने सुना होगा कि GST के पोर्टल को अभी वो ब्लॉक करने का कुछ सिस्टम लेके आ रहे हैं, कि जैसे फाइनेंस एक्ट 2023 जब हमारा आया था, उसमें कोई फीचर अमेंडमेंट आई थी कि 3 साल पुरानी रिटर्न हम GST के पोर्टल पे फाइल नहीं कर पाएंगे। तो उसको पहले उन्होंने ट्राई किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में कि उसको नोटिफाई करेंगे, देन उन्होंने अक्टूबर में बोला कि हम अगले साल मिड ऑफ द 2025 लेके आएंगे। अभी कल परसों उन्होंने एक एडवाइजरी इशू कर दिया है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को बोल दिया है कि जुलाई मंथ की रिटर्न्स के ऑनवर्ड्स आपके लिए 3 साल पुरानी रिटर्न फाइल करना बंद हो जाएगा। मतलब पोर्टल आपको अलाउ करेगा कि आपको कोई एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 3B1 फाइल करनी है, TDS की कोई रिटर्न फाइल करनी है, तो पुराने 3 साल की ही आप फाइल कर सकते हो। तो अच्छा, 3 साल से पीछे हम नहीं जा सकते, हम फाइल नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो मोहित भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे इतने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो GST में, लिटिगेशंस भी देख रहे हो, सो आप इसके अगर हम फ्यूचर की बात करें, ठीक है, फ्यूचर में ये लोग कैसे शेप लेना जाए, कैसा शेप ले लेगा जिससे कि व्यापारी का काम आसान होगा या क्या होगा, क्या नए अपडेट्स आ सकते हैं इसमें? अपडेट्स के और फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो इट वुड बी जस्ट लाइक कि काफ़ी इजीनेस आ जाएगी, मोर कंप्लायंट बिजनेसेस हो जाएंगे। UPI, एक तरफ से हमारा UPI आ रहा है, एक तरफ से गवर्नमेंट की न्यूज़ आ रही है कि वो प्लान डिमोनेटाइजेशन कुछ प्लान कर रहे हैं 500 के लिए, 500 के नोट्स के लिए। और साथ के साथ में बात करूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, GST में सिस्टम ऑटो लॉक कर रहे हैं, ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS के फीचर आ गए हैं। तो अगर आप सारी चीज़ों को मर्ज करके चलेंगे, सारी चीज़ों को कंसोलिडेटेड देखेंगे, तो आप इसको ये देख पाएंगे कि बिजनेसेस के लिए एक कंप्लायंस का काम जो उनके लिए बर्डन होता था, इट विल बिकम ईजी फॉर देम। जैसे हमारे इनकम टैक्स में AIS TIS भी आ गया, आई गेस उससे हमें इनकम टैक्स में हेल्प मिलती है, तो सेम वेज हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, GST में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग है ना, जितनी चीज़ें मेरी ऑनलाइन होंगी, आप देखिए ई-इनवॉइस आ गया है, राइट। ई-इनवॉइस आने के बाद एक CA को कितना टाइम लगता है GST फाइल करने में, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं डे इन डे आउट कि कितनी जल्दी हम उन रिटर्न्स को फिल कर पा रहे हैं और कितनी एरर्स हैं जो कम होती हैं इस चीज़ से। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का जितना रोल प्ले बढ़ता जाएगा, आप आने वाले टाइम में देखेंगे बिजनेसेस के लिए ये कंप्लायंस वगैरह सब बहुत ईजी हो जाएंगे। और अगेन मैं मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी बोलूँगा कि दे हैव टू गो इन
several other fields also to share with their clients, to help their client, to consult their clients so that they can grow mutually together. सो मोहित जी, आप जैसे आपने बताया कि जीएसटी रिकन्सिलेशंस हैं और हमारा ये काम इजी होने वाला है, एंड हमने एमएसएमईज के बारे में ही बात करी। नाउ अब इतना सारा चेंजेस हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ऑटोमेशन की हर कोई बात कर रहा है। अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इट्स इजी फॉर देम हायर करने हैं रिसोर्सेज, और सॉफ्टवेयर है, उनके इन हाउस सॉफ्टवेयर है, उसमें कस्टमाइजेशन है, दे कैन गो विद SAP, दे कैन गो विद ओरेकल्स। अब जो एमएसएमई बिजनेसमैन हैं वो कैसे इन ऑटोमेशंस को, अब हम एआई बहुत सुनते हैं, कैसे इन एआई टूल्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकता है जिससे कि उसका काम आसान हो, जिससे कि हेल्प से वो और ग्रो कर सके, अपना दिमाग बिजनेस को ग्रो कराने में लगाए, ना कि वही चीज़ों को समेटने में, सही करने में, जो गिरी हुई चीज़ है उसको उठाने में लगाए। प्रवीण भाई, जैसा अभी हमने बात की कि इतने सारे जीएसटी में चेंजेस आ रहे हैं, इतने सारे ओवरऑल चारों तरफ हम देखेंगे आजकल सब एआई की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जितने एमएसएमई हैं उनको भी खुद की ग्रोथ करने के लिए इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ कि किस किस एरिया में वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, पेरोल मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, फाइनेंस के सेक्टर में भी आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें, आज के दिन भी काफ़ी एआई सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि ऑटोमेटेड अकाउंटिंग हो रही है, ऑटोमेटिक बैंक रिकन्सिलेशन हो रहा है, बैंक की एंट्री ऑटोमेटिक डल रही हैं, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आप अगर आज के दिन में आप नोटिस करेंगे, और जितने एमएसएमई हैं उनको समहाउ, अगर दे हैव टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करना है तो उन्हें ऑटोमेशन पे जाना ही जाना पड़ेगा। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी आने की वजह से, CIT का डाटा है ये, जो जिसने रिपोर्ट किया है कि मोर देन 10 लाख से ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं जो ब्लिंकिट वगैरह है, जो भी ये 10 मिनट्स डिलीवरी वाला जो भी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसकी आने की वजह से 10 लाख के करीब ऐसे छोटे एमएसएमई बिजनेसेस हैं जो शट डाउन हो गए हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट का डाटा है ये, अप्रोक्स 10 लाख। तो दिस इज़ अ बिग नंबर, और आप सोच के चलिए कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है टेक्नोलॉजी से। तो अगर मैं एमएसएमई हूँ, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, या एक ठीक ठाक साइज है मेरा 10-20 CR का, मेरे को 100 CR पहुँचना है या IPO लेके आना है, तो उसके लिए मेरे को टेक्नोलॉजी के बिना तो मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता। हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। 2000 में अगर आप बात करते हैं, जब ये सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई थी, कंप्यूटर्स आए थे। उस टाइम लोगों के मन में काफ़ी डर आ गया था कि कंप्यूटर्स आ गए हैं और आदमियों की जॉब चली जाएगी, आदमी मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी जो AI आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सेम उसके साथ आप देखेंगे प्रवीण भाई कि सेम इशू चल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि यार AI आएगी तो हमारा काम AI ले जाएगी, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैं इसमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके चलता हूँ कि जितना AI आ रही है आप उसको सीखोगे, आप सीख के उसको और अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर पाओगे और एफिशिएंटली आप उस काम को कर पाओगे। तो AI भी आपकी जॉब नहीं लेगी, आपको कोई जॉब का फियर नहीं होना चाहिए कि आपकी जॉब चली जाएगी। रादर मैं कहूँगा कि जैसे कंप्यूटर आने की वजह से बिजनेस को ग्रोथ मिली, बिजनेस ऑटोमेट हुए हैं कंप्यूटर आने की वजह से, तो सेम गोज विद द AI ऑल्सो, सेम गोज विद द बिजनेस ऑटोमेशन ऑल्सो, कि आप ये ऑटोमेशन टूल्स हैं जितने भी, जैसे हम टूल्स की बात करें, गूगल के इतने फ्री टूल्स हैं, गूगल स्क्रिप्ट, जेमिनी है, ChatGPT है, पायलट है, मतलब मैनी टूल्स, मतलब हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, और इन सब टूल्स को हम यूज करके हमारे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, सो दैट हमारा टाइम बचे, हमारे लिए कॉस्ट बचे, और हम उस टाइम को यूटिलाइज कर पाएं हमारी सेल को बढ़ाने। बिल्कुल सही कहा मोहित भाई। मैंने भी अपने रिसोर्सेज के लिए, हम भी पहले अपना जो पेरोल जो था वो मैनुअली मेंटेन करते थे एक्सेल्स में, और वो हमारे बायोमेट्रिक मशीन है उससे डाटा आता था। बट आई एक्सप्लोर्ड वन सॉफ्टवेयर, देयर इज़ एन एप्लीकेशन DGSME, वो एंड दिस सॉफ्टवेयर आर सो चीप, मतलब मैं तो कहूँगा सस्ता ही है, कि अगर मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये में सारे स्टाफ को वर्कआउट कर देता है। वो 40-50 रुपये लेता है पर बंदा पूरा पेरोल मैनेजमेंट में, जिसमें वो मुझे मेरी अटेंडेंस देता है, मेरा जो फील्ड का अगर एम्प्लॉय है उसकी लाइव क्या बोलते हैं अटेंडेंस देता है कि जहाँ पे वो है उस लोकेशन पे गया है नहीं गया है। दैन मेरा कितनी लीव्स मैनेजमेंट देता है पूरा, कि कितनी लीव्स ली हैं, कितनी बची है, ऑफ़र लेटर्स हैं, दैन सामने वाले को ऑटोमेटेड मेल्स जो हैं जानी है कि कितनी सैलरी है, सैलरी स्लिप्स बनाना। सो काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जिससे हमारा ये काम ईज़ आउट हो रहा है। और
आने वाले टाइम में हमें यूज़ करना भी पड़ेगा। अगर हम इन ऑटोमेटेड टूल्स को नहीं लेते हैं, हमारे बिजनेस को ऑटोमेटेड रूट पे नहीं लाते हैं, आपसे भी मेरी ऑफ द कैमरा काफ़ी डिस्कशन हुई कि काफ़ी क्लाइंट्स के लिए आप भी ऑटोमेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि क्लाइंट्स को कैसे ऑटोमेट कर पाएँ, कैसे उसके बिजनेसेस को ऑटोमेशन पे ला पाएँ। तो लेट्स होप कि डेफिनेटली अगर आप हमसे देखोगे, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, जो अभी आपने बोला कि क्लाइंट्स के लिए देख रहे हैं हम, we are on a way to how we can move our clients from normal traditional era to a AI Gen Z, you can say Gen Z era, जहाँ पे उनको हम AI टूल्स का एक कंसल्टिंग हम उनको दे सकें कि कैसे वो लोग अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे ये काम मेरे को ऐसा लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को करना चाहिए, बिकॉज दे आर द वन की अगर MSME बिजनेसेस को प्रॉब्लम आई तो हमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल डेफिनेटली आ रही है, और काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर भी रहे हैं इस फील्ड में, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं बिजनेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी कन्वर्सेशन मोहित भाई के साथ, एंड काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी, और अभी तो हमारा ये बहुत जनरल डिस्कशन था, एंड इसी यहीं पे हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप किस बात में, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ को हम आपके लिए लेके आएँ जिससे आपको हेल्प मिल सके, आप अपने सोचने का तरीका चेंज कर सके, या आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। दैट दिस इज़ फॉर MSME बिजनेसेस ऑल्सो, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक फाइनेंस पर्सन आपकी हेल्प के लिए है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट अस। जैसे कि मोहित भाई ने बोला कि एक आमिर खान को ये नहीं पता उसके पैसे कहाँ हैं, कहाँ लग रहे हैं, कितने पैसे हैं। तो आप देखो, इतना बड़ा आदमी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रस्ट करता है। सो डोंट लूज योर ट्रस्ट अस, वी आर हेयर फॉर योर बेनिफिट्स, टू हेल्प यू, टू गाइड यू। सो यहीं हम कन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं, एंड लेट्स मीट फॉर न्यू कन्वर्सेशन, न्यू टॉपिक। टेल अस इन द कमेंट। थैंक यू।